महाराष्ट्र के राजनीतिक चौसर पर शहमात का खेल चल रहा है। चाचा और भतीजे के बीच सियासी वर्चस्व की जो लड़ाई छिड़ी है, अब तक अजीत पवार राजनीतिक लड़ाई में 5 साबित हो गए हैं। 6 दशक के लंबे सियासी सफर के बीच शरद पवार ने राजनीति को जिस तरह चाहा उस तरह मोड़ा, लेकिन राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर भतीजे से मिली इस राजनीतिक शिकस्त के बाद बूढ़े होते पवार को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब भतीजे पवार ने ऐसी चाल चल दी है कि चाचा शरद पवार अपने जीवन भर के राजनीतिक पूंजी भी हार जाएं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। बगावत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है। पार्टी बचाने में जुटे चाचा शरद पवार ने पहले सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पवार के फैसले के बाद सांसद प्रफुल्ल पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने निकाले गए सुनील तटकरे को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते नियुक्तियां की हैं। उन्होंने शरद पवार समर्थक जयंत पाटिल को पद से हटाने की घोषणा की। वहीं अनिल पाटिल को एनसीपी का विधानसभा का चीफ व्हिप बनाया गया। पटेल ने कहा कि इस बदलाव के बारे में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से सूचना दे दी गई है। प्रफुल्ल पटेल ने साफ किया कि आने वाले समय में काफी बदलाव होंगे। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने साफ किया कि उन्होंने फैसला महाराष्ट्र के विकास के लिए लिया है। उन्होंने बताया कि अब सुनील तटकरे भविष्य में संगठन के भीतर नियुक्तियां करेंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दावा किया कि जब शरद पवार को फैसले लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विधानसभा और संगठन में उनका बहुमत है। दरअसल एनसीपी ने एक पत्र जारी करके कहा है कि महाराष्ट्र राज्य के मौजूदा सरकार में शामिल होने वाले और उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ लेने वाले पार्टी के विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक पत्र में एनसीपी ने कहा है कि पार्टी की नीति के खिलाफ विधायकों के आचरण के कारण पार्टी संविधान के 10वें हिस्से के अनुसार विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित करती है। ये पत्र एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। उन्होंने चाचा पवार के नहले पर दहला मारते हुए भतीजे अजीत पवार ने बाजी ही पलट दी। अजीत पवार अपने साथ 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की बात कर रहे हैं और उनके गुट द्वारा एनसीपी पार्टी को लेकर जारी फैसलों से ये साफ है कि भतीजे पवार ने चाचा पवार को ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया है जहां से निकलना सीनियर पवार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के बहुत अप्रत्याशित नेता हैं। नीतीश कब क्या करेंगे, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इस बात का सही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। नीतीश पिछले 17 साल से लगभग 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम के बाद नीतीश बिहार की सियासत में कुछ अधिक ही सक्रिय हो गए। वो अपनी पार्टी के सभी नेताओं, विधायकों और सांसदों से बात कर रहे हैं, जिसके बाद सियासी हलके में इस बात की सुगबुगाहट होने लगी है कि क्या नीतीश सचमुच फिर से एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से हुई मुलाकात के बाद में उठने लगा है। हरिवंश नारायण जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा के सांसद हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार तेज है। इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी बड़ा पलटवार हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। हालांकि इसे लेकर ना तो एनडीए और ना ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण ने पार्टी से मना करने के बावजूद नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल थे। उनके इस कदम पर नीतीश कुमार की पार्टी ने नाराजगी भी जताई थी। हालांकि वर्तमान में दोनों की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर कयास तेज हो गए हैं। हरिवंश को पीएम मोदी का भी करीबी माना जाता है और वो नीतीश के भी करीबी हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि हरिवंश नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच का पुल बन सकते हैं और इसी कड़ी में वो दिल्ली से मैसेज लेकर नीतीश से मिले हैं। वहीं हाल ही में नीतीश कुमार की मुलाकात बीजेपी सांसद और नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी से हुई, तभी से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। वहीं अब जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चार्जशीट और सुशील मोदी द्वारा तेजस्वी यादव को बर्खास्त किए जाने की मांग से भी कड़ियों की लड़ियां जुड़ने लगी हैं। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि नीतीश कुमार अगले 10 से 15 दिनों में बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। क्रिकेट और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बावजूद बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एक बार फिर से स्वीकार करेगी और करेगी किन शर्तों पर? क्योंकि हाल ही के दिनों में अमित शाह कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा था और कहा था कि बीजेपी के रास्ते नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। हालांकि अमित शाह बिहार के अपने आखिरी दौरे पर नीतीश कुमार पर सीधे हमला नहीं बोले थे। इस दौरान उन्होंने करप्शन के मुद्दे पर बातचीत की।
ऐसे में अमित शाह के नीतीश कुमार के खिलाफ नरम हुए तेवर को लेकर भी चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने को लेकर बातचीत कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब और एलजी के सक्सेना में फिर से ठन गई है। दिल्ली के एलजी ने इस बार केजरीवाल को ऐसा झटका दिया कि आम आदमी पार्टी तिलमिला गई। दरअसल दिल्ली की प्रशासनिक स्थिति अब ऐसी हो गई है कि यहाँ सरकार और प्रशासन के काम कोर्ट से ज्यादा मंत्रालय से काम हो रहे हैं। पहले भी दिल्ली में सरकार बनी है और पहले भी दिल्ली का संवैधानिक ढांचा आज की तरह था, लेकिन जितना गतिरोध आज के दौर में देखा जा रहा है, दिल्ली की सरकार गठन के 72 वर्षों के लंबे अंतराल में कभी नहीं देखा गया। अब ऐसा मालूम जान पड़ता है कि सरकार जनता की परेशानियों को दूर करने के बजाय जनता के मसलों को गतिरोध में ही उलझा के रखना चाहती है, जिससे कि चुनावों के दौरान दोषारोपण करके अपनी जिम्मेवारी से बचा जा सके और चुनावी नूराकश्ती करके फिर से चुनाव जीता जा सके। क्या है ये नया गतिरोध, बताते हैं आपको। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे 400 निजी लोगों को बर्खास्त किए जाने को लेकर केजरीवाल और एलजी में एक बार फिर ठन गई है। दिल्ली सरकार ने एलजी के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने का ऐलान कर दिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों में नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि वो इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। इससे पहले एलजी के सक्सेना ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लगे 400 निजी व्यक्तियों की सेवा समाप्त कर दी थी। इस दौरान एलजी ने कहा था कि ये व्यक्ति गैर पारदर्शी तरीके से और सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना लगे हुए थे। वहीं एलजी के सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यस्थ लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त करते हुए कहा गया है कि ये निजी व्यक्ति गैर पारदर्शी तरीके से और सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना लगे हुए थे। इन व्यक्तियों की नियुक्ति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित SC, ST, OBC उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया। वहीं एलजी के एक्शन के बाद केजरीवाल सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एलजी के सक्सेना दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने में तुले हैं। उन्होंने इन 400 प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को केवल इसीलिए दंडित करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने का फैसला किया था। जब एलजी ने ये फैसला लिया तो प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। इसमें आगे कहा गया है कि एक भी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और किसी भी स्तर पर कोई स्पष्टीकरण या जवाब नहीं मांगा गया। इस असंवैधानिक फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। अब देखना यह है कि यह नया गतिरोध क्या मोड़ लेता है। महाराष्ट्र में हुए सियासी उठापटक के बाद एनसीपी शरद पवार गुट बैकफुट पर है, क्योंकि अजीत पवार ने पार्टी और पार्टी के सिंबल पर दावा ठोक दिया है। ऐसे में शरद पवार पार्टी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब कांग्रेस ने भी शरद पवार को बड़ा झटका दे दिया। दरअसल देश में कहावत बहुत अधिक प्रचलित है कि समय बहुत बड़ा बलवान है। महाराष्ट्र में ये कहावत कांग्रेस के लिए एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि जो कांग्रेस महाविकास में तीसरे नंबर पर आती थी विधायक नंबर आधार पर, लेकिन अब तक एनसीपी शिवसेना में फूट पड़ चुकी है और अब कांग्रेस पहले नंबर पर पहुंच गई है। जिसके बाद कांग्रेस ने एक ऐसी सीट पर दावा ठोक दिया है जिसके बाद महाविकास का किला और कमजोर होता दिख रहा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद एनसीपी में फूट पड़ गई। इसके बाद भी एनडीए में झटकों का दौर खत्म नहीं हो रहा। महाविकास अघाड़ी में अब नेता विपक्ष को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीपी के कई विधायक अजीत पवार के साथ चले जाने से एनसीपी में विधायकों की संख्या कम हो गई। अब एनडीए में किसके पास संख्या ज्यादा है, इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आ गया। इस पद पर अब कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया है। कांग्रेस की तरफ से ये दावा संख्या बल के आधार पर किया जा रहा है। महाविकास अघाड़ी में जो दल बचे हैं उनमें से सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी दल के पास है तो वो कांग्रेस के पास है। इस मसले में कांग्रेस की तरफ से बाला साहेब थोराट का बयान सामने आया। थोराट का कहना है कि नेता विपक्ष कांग्रेस की तरफ से ही होगा। इस सिलसिले में कांग्रेस की एक बैठक भी होने वाली है। बाला साहेब थोराट का कहना है कि जिनके पास संख्या ज्यादा है उनकी तरफ से ही नेता विपक्ष बनाया जाएगा। बाला साहेब थोराट ने कहा कि इस तरह से विपक्षी दल के नेता भी घोषणा नहीं की जा सकती। ज्यादातर विधानसभा में जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी तरफ से ही नेता विपक्ष बनाया जाएगा।
थोराट ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में इस पर चर्चा होगी। कांग्रेस सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये विश्वास जताया है कि एनसीपी में फूट का असर महाविकास अघाड़ी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके उलट महाविकास अघाड़ी मजबूत होगी। हालांकि अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने से ही एनसीपी काफी कमजोर हो गई है, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र में बड़े जनाधार वाले जमीनी नेता माने जाते हैं। उसी तरह शिवसेना में एकनाथ शिंदे ही जमीनी स्तर पर पार्टी को संभालते आए हैं। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी के दो बड़े जनाधार वाले मराठा नेता अब बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में इसका फायदा भगवा दल को लोकसभा चुनाव में होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार जो कि इस देश के ऐसे नेता की पहचान बना चुके हैं, क्योंकि कितनी ही सीट रहे मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। तमाम राजनीतिक समीकरण को मात देकर हमेशा से वो मुख्यमंत्री के सिंहासन पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में उठे भूचाल ने बिहार के मुख्यमंत्री को कान खड़े कर दिए हैं और नीतीश कुमार इसके बाद एक्टिव हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में रविवार को जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला और अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी भी टूट गई, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में भी जल्द दोहराई जा सकती है। पिछले 3-4 दिनों से घटनाक्रम पर अगर नजर डाली जाए तो राजनीतिक तौर पर ऐसी कई चीजें हुई जो सामान्य नहीं है और इस ओर इशारा कर रही हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीपी टूट गई, वैसे ही टूट बिहार में जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए में वापस आ सकते हैं। पिछले साल अगस्त में नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ नई सरकार बनाने के बाद से बीते 10 महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 बार बिहार आ चुके हैं। उन्होंने हर बार अपने भाषण में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया और ऐलान किया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं हमेशा के लिए। मगर दिलचस्प बात यह है कि 29 जून को जब अमित शाह बीते 10 महीनों में 5वीं बार बिहार पहुंचे थे तो लखीसराय की जनसभा में उन्होंने इस बात को नहीं दोहराया कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। इसके उलट अमित शाह भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करते दिखे और सवाल खड़े कर दिए कि नीतीश कुमार केवल सत्ता पाने के लिए ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिनके ऊपर 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले के आरोप हैं। अमित शाह के इस नरम रुख के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी का दौर शुरू हो गया कि क्या बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर पलटी मारने के लिए ग्राउंड तैयार कर रही है। आपको बता दें 2017 में भी बीजेपी ने तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नीतीश कुमार के लिए मैदान तैयार कर दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर आरजेडी से गठबंधन तोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी नीतीश कुमार अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश में तो है, लेकिन एनसीपी में टूट के साथ ही विपक्ष में खलबली भी मच गई है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी चाल चल दी कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी पूरे देश की आम आदमी पार्टी बनना चाहती है, जिसकी जुगत में पार्टी का हर नेता लगा है, लेकिन पीएम मोदी के गुगली में आम आदमी पार्टी भी फंस गई है। चाहकर भी आम आदमी पार्टी मोदी के खिलाफ जाने से बच रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को ये डर भी सता रहा है कि मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी को चुनाव में फायदा हो सकता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह तिलमिला गए हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह यूपी पहुंचे और धर्मनिरपेक्षता की रट लगाते लगाते यूसीसी करने लगे। क्या है खबर, बताते हैं आपको। यूपी पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 9 सालों तक मोदी सरकार गजनी मोड में सोती रही और अब चुनाव नजदीक आता देख करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है। संजय सिंह सुरेश शर्मा नगर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार के 9 साल हो गए हैं। 9 सालों तक मोदी सरकार को समान नागरिक संहिता की याद नहीं आई। अब लोकसभा चुनाव से मात्र 10 महीने पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आई है। उन्होंने कहा कि संविधान में लिखा है कि सभी धर्म समुदायों के लोगों से बात करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर गरीब आदिवासियों का क्या होगा, जैन, पारसी और सिख समाज के अधिकारों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि सेक्युलर लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी वाले कम्युनल हैं, और अगर कम्युनल हैं भी तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। संजय सिंह का हमला आगे भी जारी रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार मनोरंजन की सरकार बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का काम दिन रात झूठ बोलना और झूठे वादे
वादे करना है। उन्होंने महंगी बिजली, महंगे टमाटर और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। आम आदमी पार्टी नेता ने बताया कि जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए आम आदमी पार्टी मंडल स्तरीय सम्मेलन करने जा रही है। बिजली कटौती के विरोध में लालटेन यात्रा निकालने की भी तैयारी है। आपको बता दें, यूपी की सियासत में पांव जमाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी संगठन को धार देने में जुटी हुई है, लेकिन यूसीसी पर आम आदमी पार्टी को डर सता रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। बीजेपी के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है, लेकिन जो लोग अनुशासन को तोड़ते हैं उन्हें देर सवेर पार्टी में साइडलाइन कर ही दिया जाता है। ऐसा ही कुछ पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के साथ हो सकता है, इसके कयास लगाए जाने लगे हैं। वरुण गांधी जो अक्सर पार्टी और संगठन के फैसलों को कटघरे में खड़ा करते नजर आए हैं, हालांकि पिछले कुछ समय से वरुण गांधी शांत हैं और हाल ही के दिनों में उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई खास बयानबाजी नहीं की है। वरुण गांधी की मां और बीजेपी सांसद मेनका गांधी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मुलाकात के बाद से भी वरुण गांधी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीएम योगी के कहने पर मेनका ने वरुण को समझा दिया था। इसके बाद से ही वो बीजेपी के खिलाफ शांत हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पार्टी से पंगा लेने का खामियाजा वरुण गांधी को भुगतना पड़ सकता है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वरुण को सियासी नुकसान हो सकता है। पार्टी वरुण गांधी पर कड़े फैसले ले सकती है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की बीते कई सालों से भाजपा नेतृत्व से अनबन चल रही है। किसान आंदोलन से लेकर कई मुद्दों पर वो नेतृत्व से अलग रखते हुए आए हैं। ऐसे में वो 2024 में लोकसभा का चुनाव भाजपा से लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर कयासों का दौर तेज है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वरुण गांधी को पीलीभीत लोकसभा सीट से शायद इस बार टिकट न दिया जाए। उनकी जगह पर जिले के एक ओबीसी विधायक को मिल सकता है ये टिकट, जो लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। इसके जरिए भाजपा ओबीसी वर्ग को एक संदेश देने की कोशिश करेगी। वरुण गांधी ने कई बार भाजपा नेतृत्व से असहमति जताई है, लेकिन पार्टी ने उन्हें लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। हालांकि उन्हें कई राज्यों में हुए चुनाव प्रचार में अहमियत नहीं दी गई। यूपी में भी उन्हें कोई अहम भूमिका नहीं सौंपी गई है। इससे साफ है कि नेतृत्व वरुण गांधी को नजरअंदाज कर रहा है। यही नहीं, उनकी मां मेनका गांधी भी 2019 में दोबारा बनी मोदी सरकार में किसी पद पर नहीं है। इससे पहले 2014 से 19 के दौरान वो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, लेकिन अब वो भी बेटे की तरह ही महज सांसद हैं और भाजपा के किसी बड़े आयोजन में मंच पर नहीं दिखती। यही वजह है कि वरुण गांधी के अलावा मेनका गांधी के भविष्य को लेकर वे भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब चर्चा है कि पीलीभीत से संजय सिंह गंगवार को भी लोकसभा का टिकट मिल सकता है। वो शहर विधानसभा सीट से 2 बार से विधायक हैं। उनकी यूपी भाजपा के संगठन में अच्छी पकड़ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी माने जाते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।